भाजपा का एक कार्य हो चुका है। कहते हैं भाजपा नाम काम बदलना है इनका काम। किसी भी चीज के लिए अपना नाम बदल के अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं। कांग्रेस राज था उस समय, बीजेपी के लोग अर्धनग्न होकर इस तरह के मुद्दों पर प्रदर्शन करते थे, लोगों को एक साथ लेकर चलते थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कांग्रेस के ऐसे कोई लीडर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे जो लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिर उस बीजेपी युवाओं को हमेशा आगे रखती है, लेकिन जिला स्तर की भी हम बात करें तो काफी ज्यादा उम्र के लोग इस लिस्ट में चुने गए हैं। क्या कांग्रेस युवाओं को भूल चुकी है या फिर अभी भी जो सेलेक्ट हुए हैं वो पर्ची के आधार पर ही होगी? लिस्ट आने के बाद लोगों के बीच एक चर्चा बनी हुई है, आपने भी हार का सामना करना पड़ा था कुछ कांग्रेसियों के भीतर घात के चलते। लोग कह रहे हैं कि जो किरण कांग्रेस की जो टीम थी उसके लगभग सदस्यों की एंट्री करवाई गई है अब चलकर, तो क्या मानते हैं? नहीं की एंट्री है या फिर नहीं, किस तरह से कांग्रेस को आगे लेके बढ़ेंगे? तो आगे पार्टी को बढ़ाने के लिए तो सब तरह के लोग आएंगे, तो उस पर किसी को कोई इतराज थोड़ी ना है। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि पार्टी को धोखा देने वाले लोग पार्टी में बैठे हैं, इसके चलते कांग्रेस नहीं फल फूल सकती, इस बारे में क्या कहेंगे? उन्हें काफी समर्थन दिया था लेकिन फिर भी भितराघात के चलते आप हार गई। क्या आपने ऐसे नेताओं की आगे हाईकमान को शिकायत की है? अगर की है तो क्या रिस्पॉन्स रहा ऐसे जो अब गद्दार नेता भी जी ने? नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी में रावदान सिंह पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। जैसा कि हर बार बीजेपी कांग्रेस को संगठन ना बनने को लेकर घेरती रहती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का लगभग संगठन पूरा हो चुका है। लेकिन चरखी दादरी की अगर बात करें तो इस संगठन में लगभग 35 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो इस संगठन में शामिल किए गए हैं। अगर पदाधिकारियों की बात करें तो काफी ज्यादा उम्र के पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में रावदान सिंह से सामने जब सवाल किया कि क्या युवाओं को कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है या फिर अभी भी इस समय भी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो पर्चियों के आधार पर बनता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर चरखी दादरी में बात करें तो एक समय था जब यहाँ किरण कांग्रेस होती थी, लेकिन अब किरण बीजेपी में जा चुकी है। लेकिन अब लोग सवाल कर रहे हैं कि किरण कांग्रेस के समय जो लोग होते थे, जो टीम बी चरखी दादरी जिले में एक्टिव थी, अब उसी टीम बी के मैक्सिमम लोग इस संगठन में भरे जा रहे हैं। लोग बार बार इनको लेकर अब चर्चा कर रहे हैं। इसी के बारे में मैंने रावदान सिंह से बातचीत की है। जब उन्होंने यहाँ चुनाव एमपी का लड़ा था उस दौरान उनकी हार हुई थी पार्टी के भितराघात के चलते। और यहीं अगर चरखी दादरी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ भी पार्टी के कुछ नेताओं के वोट न डालने और भितराघात के चलते उनकी हार हुई थी। तो ऐसे में उनसे जब हमने बातचीत की तो ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था, अगर वो संगठन में आते हैं तो कांग्रेस किस तरह से मजबूत होगी। इसके अलावा हमने उनसे ये बात भी की है कि जब कांग्रेस के नेताओं की ऑडियो वायरल हुई थी अपनी ही पार्टी को हराने के बारे में, तब हमने उनसे पूछा कि ऐसे नेता किस तरह से कांग्रेस पार्टी का भला करेंगे। आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावदान सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, नमस्कार सभी हमारे सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, आदरणीय हमारी बहन जी, आप सबका स्वागत है कि आज मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पूरे देश के अंदर एक माहौल कांग्रेस पार्टी ने आज तैयार किया है कि किसान, मजदूर और गरीब की ये सरकार अनदेखी कर रही है। और मजदूर के लिए ख़ास तौर पर जो मनरेगा के तहत उनको आजीविका का राहत और सांस मिलता था, हिम्मत हौसला मिलता था, उन सब को इन्होंने समाप्त करके और एक नया जी राम जी का नाम दे करके इन्हें कार्यक्रम की शुरुआत किया है। और मैं समझता हूँ ये एक तरह से इस मनरेगा के जो भी फ़ायदे गरीब आदमी को, मज़दूर को मिलते थे, उनको सबको ध्वस्त करने का कार्यक्रम है। क्योंकि मनरेगा से काम करने के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चितता मिलती थी और अब मोदी सरकार उस सुनिश्चित अधिकार को आपसे छीनना चाहती है। यही एक वजह है जिस वजह से आज पूरे देश के अंदर जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो पिछले 5-6 तारीख से शुरू लेकर के अगले 40 दिन तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। आज आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन इसी बात को लेकर के दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। बेसिक बात ये थी कि मनरेगा के तहत जो काम का अधिकार था, आज उस अधिकार को इन्होंने छीन लिया है। क्योंकि पहले 100 दिन के लिए काम देते थे, अब इसमें काम की कोई गारंटी नहीं। सबसे बड़ी कमी तो ये है। दूसरा ये है कि मजदूरी पहले सुनिश्चित थी कि आपको मजदूरी अपने गांव की पंचायत के तहत ही मिल जाएगी, अब वो भी ख़त्म कर दी इन्होंने। अब मजदूरी गांव की पंचायत के तहत नहीं, सरकार की मर्जी और उसके जो पसंदीदा ठेकेदार होंगे उनके माध्यम से दी जाएगी। तीसरा यह था कि पंचायतों को उनके हक और अधिकार को दरकिनार कर दिया है।
अब पंचायत से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कौन आदमी कहाँ काम लेगा ये फैसला सरकार करेगी, पंचायत नहीं करेगी। ये इस तरह से एक तरह से अनदेखी है। रही बात लास्ट की, ये है कि इन्होंने 100 दिन से 125 दिन का टाइम रख दिया कि हम 125 दिन तक जो है आपको काम देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 100 दिन की भी गारंटी इन्होंने ख़त्म कर दी है। उन्होंने संबंधित राज्यों को 40% और केंद्र सरकार 60% उसके अंदर से अपना सहयोग देगी। इससे ये बात तय हो चुकी है कि आर्थिक वजन हर राज्य के ऊपर पड़ेगा। जिन प्रदेशों की आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर है, जहाँ पर कर्जे से सरकारें चलाई जा रही हैं, वहाँ आगे देने की बात ही नहीं रहेगी। इसका मतलब तो एक है कि आप 40% होगा नहीं, 60% लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार जिस काम को चाह करके भी नहीं कर पाएगी, उसके लिए लोगों को दोषी ठहराएगी कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो प्रदेश सरकार ने 40% नहीं दिया, अगर वो देती तो हम 60% दे करके इस कार्य को पूरा कर लेते। ये 4 ऐसे हमले हैं जो इन्होंने बेसिकली इस मनरेगा प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए किया है। जबकि सच्चाई ये थी कि यूपीए सरकार में आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री काल आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बहुत विश्वविख्यात एक अर्थशास्त्री रहे हैं, बड़ी सोच समझ के बाद ये तय किया था और जिससे एक बहुत यानी हक और अधिकार की अपने सुनिश्चितता इस मनरेगा के अंदर नज़र आती थी। उस बात को ख़त्म करके इन्होंने किया है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें 3 चीज़ें, काम की गारंटी चाहिए, मजदूरी की गारंटी चाहिए और जिम्मेवारी की भी गारंटी चाहिए कि जिम्मेवार कौन होगा इसके पीछे। साथ में 400 रुपये का न्यूनतम इसके अंदर वेतन मिलना चाहिए जो भी कारीगर काम करे उसके अंदर, और इसका संपूर्ण जो बदलाव कर रहे हैं उसकी वापसी हो और जो पुराना मनरेगा का रूप था उसी रूप के ऊपर इसको वापस किया जाए। क्योंकि इन्होंने नाम बदलना, मैं समझता हूँ भाजपा का एक कार्य हो चुका है। कहते हैं भाजपा नाम, काम बदलना है इनका काम। किसी भी चीज़ के लिए अपना नाम बदल के अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक आक्रोश है और उस आक्रोश का निदान तभी हो सकता है जबकि ये बात गांव-गांव, घर-घर जाके कहें। आप और हम सब मिलकर के इस बात को उठाएं कि वाकई में गरीब के साथ, मजदूर के साथ एक नाइंसाफ़ी और अनदेखी है, इसको दूर करें। वरना तो हम इसका जो आज तो नीतिगत तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे जाकर के यही एक आंदोलन का रूप लेगी और तब जाकर के हमें इस समझ में आएगी कि वाकई में इस मनरेगा का कितना बड़ा फ़ायदा था और ये सरकार आज किस तरह से उसकी अनदेखी करना चाहती। देखिए, जब कांग्रेस राज था उस समय बीजेपी के लोग अर्धनग्न होकर इस तरह के मुद्दों पर प्रदर्शन करते थे, लोगों को एक साथ लेकर चलते थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कांग्रेस के ऐसे कोई लीडर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे जो लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फिर उस मामले में कैसे लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे? नहीं, देखिए समझने की बात, अभी पार्टी ने एक प्रोग्राम तय किया है पहले से दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया को दे करके कि पहले हम यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पर वो एक दिन का उपवास भी रखा था। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, उसके बाद में ब्लॉक वाइज होंगी, फिर उसके बाद पंचायत वाइज लोगों का जाना आना होगा, अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से भी मिलेंगे, उनसे भी सब बातें आदान प्रदान होगा विचारों का। उसके बाद 40-45 दिन की इस प्रैक्टिस के बाद जो भी परिणाम आएगा, सरकार उस पर कोई संज्ञान लेती है तो ठीक है, नहीं लेती है तो अगले आंदोलन की तैयारी उसके बाद तय की जाएगी। जिस संगठन को लेकर आए दिन बीजेपी कांग्रेस को घेरती थी वो लगभग पूरा हो चुका है। अब आगे कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगी ताकि लोगों तक मैक्सिमम पहुंच हो सके? देखिए, संगठन की कमजोरी थी वो आज पूरी हो चुकी है। अब संगठन के जो पदाधिकारी हैं ये उनकी जिम्मेवारी रहेगी और सब मिल करके इस कांग्रेस को वाकई में जो है ना ताकत मिलनी चाहिए वो ताकत देंगे। क्योंकि भाजपा के प्रशासन से हर वर्ग दुखी है। बस वक्त की बात थी कि हालात और बेहालात समझते हुए सरकार आई हुई नहीं बन पाई। उस बात का अफसोस आज पूरे हरियाणा की सरकार को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहा कि हरियाणा के अंदर जो आया हुआ राज था वो नहीं बन पाया। उसमें चाहे किसी की भी कमजोरी रही हो, लेकिन संगठन के लिए विशेष तौर पे कहा जाता था। अब संगठन बन गया है तो मैं समझता हूँ वो कमी पूरी होगी। आने वाले समय में अब की बार सुनिश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन भी होगा और कांग्रेस बड़े भारी बहुमत से आने वाले समय के अंदर सरकार बनाएगी। बीजेपी युवाओं को हमेशा आगे रखती है, लेकिन जिला स्तर की भी हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग इस लिस्ट में चुने गए हैं। क्या कांग्रेस युवाओं को भूल चुकी है या फिर अभी भी जो सेलेक्ट हुए हैं वो पर्ची के आधार पर ही होते हैं?
नहीं, कोई पर्चे के आधार पर नहीं, उनको सिलेक्ट करने का अपना एक प्रक्रिया पार्टी ने बनाई है। और देखिए, खाली आप युवाओं की बात करते हैं, युवा और बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति उन सबको साथ लेके चलेंगे तो काम चलेगा। खाली युवा कहाँ से चल पड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस के अंदर पुराने, आज का नहीं, 125 साल का इतिहास है, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि संगठन को कैसे चलाना है। इसलिए सबको, युवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, बहनों को भी, भाइयों को भी, दलित को भी, सबको साथ लेके चलने की पार्टी की क्षमता है और साथ लेके चलेंगे। लिस्ट आने के बाद लोगों के बीच एक चर्चा बनी हुई है, आपने भी हार का सामना करना पड़ा था कुछ कांग्रेसियों के भीतर घात के चलते। लोग कह रहे हैं कि जो किरण कांग्रेस की जो टीम थी उसके लगभग सदस्यों की एंट्री करवाई गई है अब चलकर, तो क्या मानते हैं? नहीं। की ये एंट्री है या फिर नहीं, किस तरह से कांग्रेस को आगे लेके बढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आदमी के विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन दिल से मतभेद नहीं है। अब वो जो लोग आज कांग्रेस में है, मैं समझता हूँ वो सच्चे कांग्रेसी के तौर पे रहेंगे और आने वाले समय में एकजुट होकर के कार्य करेंगे। जो बात बीत चुकी है उसका अब जिक्र करने का फायदा नहीं। कांग्रेस का सब नेताओं का कल और भी क्लियर कहा कि लोगों को जोड़ो। अध्यक्षों को यह आदेश हुआ है तो उसमें सब तरह के लोग आएंगे, तो जीतने से काम थोड़े ही चलेगा। पार्टी सत्ता से वंचित रह गई तो आगे पार्टी को बढ़ाने के लिए तो सब तरह के लोग आएंगे। हाँ, तो उस पर किसी को कोई इतराज थोड़ी ना है। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि पार्टी को धोखा देने वाले लोग पार्टी में बैठे हैं, इसके चलते कांग्रेस नहीं फल फूल सकती, इस बारे में क्या कहेंगे? तो ये तो वो बताएंगे, एक मंच थोड़ा ही है। किसी की यदि शिकायत करनी है तो पार्टी के अलग अलग मंच हैं। निशा जी, अगर बात करें तो आपने चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा वोट इकट्ठे किए थे, लोगों ने काफी समर्थन दिया था, लेकिन फिर भी भितराघात के चलते आप हार गई। क्या आपने ऐसे नेताओं की आगे हाईकमान को शिकायत की है? अगर की है तो क्या रिस्पॉन्स रहा ऐसे जो अब गद्दार नेता भी जिन्हें कह सकते हैं? देखिए, मैं एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो बीत गई सो बात गई। अब हमारा पूरा फोकस है मनरेगा पर, क्योंकि ये जो सरकार है ये ग्रामीण इलाके को कमज़ोर करना चाहती है, क्योंकि ये जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में इनका वोट बैंक कम है। तो बार बार ये इस तरह की योजनाएं लेकर आ रही है जिससे ग्रामीण इलाका और कमज़ोर हो। इस बार जो मनरेगा में इन्होंने बदलाव किए हैं उससे पंचायतों की जो ताकतें हैं उनको कम किया है। अब इन्होंने हमारे हरियाणा पर ऑलरेडी इतना कर्जा बढ़ चुका है, इन्होंने अब जो 60-40 की रेशियो कर दी है, अब 40% फंड स्टेट को देने पड़ेंगे। तो जब ज़्यादातर राज्यों का कर्जा बढ़ चुका है, लाखों करोड़ों में है, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे मनरेगा के लिए फंड्स? तो इनडायरेक्ट तरीके से ये जो योजना है, नरेगा को इसलिए लेकर आए थे ताकि पलायन कम हो, ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके की तरफ पलायन कम हो और अपने ही ग्रामीण इलाके में रहकर लोग बढ़िया रोजगार कमा सकें। तो इसको कमज़ोर करने की एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसको कमज़ोर किया जा रहा है। क्या मानती है जो नई लिस्ट आई है संगठन की, इससे कितना संगठन मजबूत हुआ है और किस तरह से आगे कांग्रेस बढ़ेगी? देखिए, लिस्ट बड़े सोच समझ के बनाई है और अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, ये तो आने वाले समय बताएगा।